हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। तो कुछ इन्वेस्टर्स का मानना है कि ये ₹5 का शेयर ₹50, ₹100 के टारगेट्स अचीव कर सकता है। कुछ यूट्यूब में वीडियोस भी पड़े होंगे जो आपको बहुत बड़े बड़े लेवल्स दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये जान लें, किसी भी शेयर के अच्छे टारगेट्स अचीव करने के पीछे कुछ मेजर कारण होते हैं, जिसमें उसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, उसका सेल्स ग्रोथ कितना है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे यूं ही आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करने वाले ज़्यादातर रिटेलर्स पैनिक हो जाते हैं। थोड़ा भी अगर शेयर नीचे आए तो वो पैनिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर कोई नॉलेज नहीं है उस शेयर की। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का ये डिटेल डिस्कशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी आखिर करता क्या है, किस सेक्टर में काम करता है और किस किस चीज़ों में डील करता है। इसका फर्स्ट बिजनेस सेगमेंट है रिसाइकलिंग प्लास्टिक वेस्ट। ये प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे पाइप्स हो गए और भी बहुत सारे। सेकेंड चीज़ है इसका ट्रेडिंग ऑफ पॉलीमर कंपाउंड्स। ये पॉलीमर कंपाउंड्स में भी ट्रेडिंग करता है और इसने अपने ही ग्रुप के एक कंपनी विकास इकोटेक को एक्वायर किया था सन 2019 में। फोर्थ बिजनेस सेगमेंट है इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर कंपाउंड्स। एंड फिफ्थ बिजनेस सेगमेंट है इसका ट्रेडिंग रॉ एंड फिनिश्ड काजू नट्स, है ना। ये काजू पे भी ट्रेड करता है और ये बिज़नेस करने का मकसद ये है कि एफएमसीजी के सेक्टर पे भी जाना चाहता है विकास लाइफ। और मैं आपको बता दूं, एक न्यू बिज़नेस भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिहार में इसने अभी 2020 में एक प्लांट डाला है, जिसमें एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग की बारे में ये बात करता है। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी होगी 60 किलोलीटर पर डे। इसके साथ साथ कंपनी ने कुछ मेजर एक्विजिशन भी किए हैं, जिसमें पहली कंपनी है एडविक लेबोरेटरीज, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है फार्मा प्रोडक्ट्स पर। एंड सेकेंड कंपनी है ग्रीन लाइफ एग्रीटेक। ये डील करती है मेडिसिनल प्लांट्स पर। और जो मैंने पहले आपको बताया एडविक लेबोरेटरीज, इसके 22% स्टेक्स इसने होल्ड किए हैं विकास लाइफ केयर ने। और इस एक्विजिशन का पूरा डाटा आपको एनुअल रिपोर्ट 2020-21 में मिल जाएगी, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर आपको दे दूँगा। आप उसमें जाकर इसके पूरे एनुअल रिपोर्ट को अच्छे से रीड कर सकते हैं, जिसमें पेज नंबर 26 में आपको ये पूरे एक्विजिशन की पूरी डिटेल मिल जाएगी और 25 में आपको एथेनॉल बिजनेस की पूरी डिटेल। अब अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट और लॉसेस की, तो आप देख पा रहे होंगे मार्च 21 में इसका टोटल सेल्स था 75 करोड़ का, जिसमें नेट प्रॉफिट में इसने लॉस पोस्ट किया था 4 करोड़ का। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप देख पा रहे होंगे 8 करोड़ का प्रॉफिट, और अदर इनकम में 3 करोड़ का लॉस पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और मार्च 22 में आप देखेंगे तो 295 करोड़ का सेल्स दिखा रहे हैं, नेट प्रॉफिट 28 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 2 करोड़ का लॉस हो रहा है, और अदर इनकम में इनकी टोटल 44 करोड़ की अदर इनकम हुई है। लास्ट ट्रेडिंग मंथ में इन्होंने सेल्स दिखाया 358 करोड़ का, नेट प्रॉफिट था 30 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2 करोड़ का, लॉस हुआ था, और अदर इनकम में 44 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है। अब अगर हम बात करें इसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो इसकी मेनली बिजनेस हैं, उससे ये कितना कमा रहा है अदर इनकम और बाकी चीज़ों को छोड़कर, तो आप देख पा रहे होंगे मार्च 20 में इसने 4 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था, फिर मार्च 21 में 8 करोड़ का लॉस हुआ है, फिर मार्च 22 में 7 करोड़ का लॉस हुआ है। तो मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेवल पर कंपनी जो कैश जनरेट कर रही है वो निगेटिव में है। ओके, ये बहुत मेजर बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। मतलब जो उसका मेन बिजनेस है, कंपनी उसी में कोई ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा है, तो कंपनी कैसे आगे जाएगा। अब एक बात देखिएगा फ्रेंड्स, कि ₹5.30 का शेयर है। ठीक है, अप्रैल 20 में ये इसका शेयर प्राइस था 0.79 पैसे का, और अगस्त आते आते तक इसका शेयर प्राइस 17 रुपीज़ तक टच कर गया था। ठीक है, फिर उसके बाद नवंबर 20 में देखेंगे 9 रुपीज़, फिर अप्रैल
2021 में देखेंगे 2 रुपये 37 पैसे तक फिर से गिर गया था। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा डेट आप याद रखिएगा, मैं आगे जाकर समझाता हूँ इस डेट का क्या रिलेशन है आगे की डिटेल। तो ये है फ्रेंड्स इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें आप देख पा रहे होंगे जून 20 में इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग 55% थी, ठीक है। FIIs 5% थे और पब्लिक 39% थी। ये एक डिसेंट परसेंटेज है। अब फ्रेंड्स एक बात पर गौर कीजिएगा, जो मैंने अभी पहले आपको बताया था कि अगस्त 20 में शेयर का प्राइस 17 रुपीज़ टच किया था। उसी समय प्रमोटर्स ने अपने 35% स्टेक्स कट कर दिए थे। FIIs में 4% स्टेक कट कर दिए थे। तो इसका मतलब कि प्रमोटर्स ने जम के प्रॉफिट बुकिंग की थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर आप देख पा रहे होंगे 22 में मार्च 22 में इनके पास करीबन 15% के स्टेक्स बचे हुए हैं और FIIs पूरी तरह से निकल गए। 85% शेयर्स पब्लिक के पास आ गए। और अभी रिसेंट क्वार्टर का अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर सिर्फ 13% बचे हुए हैं और एक पॉजिटिव जैसे कि नॉइस क्रिएट किया गया FIIs के द्वारा, जिसमें 12% स्टेक्स खरीदे गए। बट क्या FIIs का होना बस काफ़ी है किसी शेयर में पॉजिटिवली इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं। कम से कम इतना तो पहले जानना ज़रूरी होता है कि वो FIIs आखिर हैं कौन और उनके पोर्टफोलियो में किस तरह की कंपनी बिलोंग करती है। मतलब कि वो लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, मिड कैप, या सिर्फ पेनी शेयर्स पे ही डील करते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कुछ FIIs क्या करते हैं कि पेनी शेयर्स पे जमकर बाइंग करते हैं। अब आपके लिए एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। 24 अगस्त सन 2022 में कंपनी ने NSE को एक सर्किला भी सबमिट किया था, जिसमें कंपनी ने करीब 10,41,66,666 इक्विटी शेयर विकास लाइफ केयर के अलोकेट किए हैं, जिसमें क्या कंपनी फंड रेजिंग करना चाहती है, ठीक है। और ये बस पर्टिकुलर यही रीज़न है जिसमें FIIs इतना अग्रेसिवली होकर इसमें होल्डिंग्स अपनी बढ़ाए हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि FIIs का होना पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब अगर हम बात करें कि FIIs की, तो कुछ FIIs क्या होते हैं कि नीचे के लेवल्स पे पेनी शेयर्स को ख़रीदते तो ज़रूर हैं, पर केवल ऊपर ले जाने के लिए, और जैसे ही शेयर्स के प्राइस को वो ऊपर ले जाते हैं और अपने पूरे शेयर्स को फिर डंप कर देते हैं। और ऐसे में होता क्या है फ्रेंड्स कि सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स फंसे रह जाते हैं। तो हम जानते हैं कि कंपनी में कौन कौन से FIIs हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि सबसे पहला है फोर्ब्स EMF, जो कि 4.39% इसने परचेसिंग की है। और दूसरा है नोमोरा सिंगापुर लिमिटेड, जिसने 3.57%, और AG डायनामिक फंड्स लिमिटेड ये 2.19%, एंड BNP परिवास, है ना, इसने 2.04% के स्टेक्स विकास लाइफ में रखे हुए हैं। तो अब हम जानते हैं कि आखिर इनका पास्ट ट्रैक क्या है, इन्होंने और भी किस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो कैसी कंपनियां, वो पेनी शेयर्स हैं या फिर प्रॉफिटेबल शेयर्स हैं। मैं उसका भी लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। ये है फोर्ब्स EMF का डाटा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये अधिकतर पेनी कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट किया, जिनका मार्केट कैप बहुत ही कम है। सो ये सिर्फ पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाला FII है। और सेकंड आप देख पा रहे होंगे नोमोरा सिंगापुर लिमिटेड, ये भी लगभग पूरे पेनी शेयर्स 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये पर ट्रेड करने वाले शेयर्स पर ट्रेड कर रहा है। सिर्फ दो ही कंपनियां हैं इसमें जो कि 10,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप गेन रखती है। और तीसरी कंपनी है AG डायनामिक, जो कि आप देख पा रहे होंगे ये भी पेनी शेयर्स पे ही डील कर रहा है। मार्केट कैप जो सबसे बड़ा इन्वेस्ट किया इसने वो 15,सौ करोड़ रुपए मार्केट कैप वाली कंपनी पे किया है। और अगर हम चौथे कंपनी की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे इसने भी पूरे 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये वाले शेयर्स ही परचेस करके रखे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें जितने भी FIIs हैं ये सारे पेनी शेयर्स पे डील करते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ऊपर ले जाएंगे शेयर को और डंप कर देंगे और नीचे आ जाएगा शेयर और रिटेलर्स के रूप में आप फंसे रह जाएंगे।
अब अगर हम कंपनी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी ने अपना सेल्स इंक्रीज़ किया है, न्यू बिज़नेस प्रपोजल्स हैं इनके पास। और अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो प्रमोटर अपने लगातार स्टेक्स को डाइल्यूट करता जा रहा है, कम करता जा रहा है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट था कि नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब ये जो कंपनी काम कर रही है अपने मेनली बिज़नेस, उसी में ये नेगेटिव है। और कंपनी का कोई क्लियर फोकस नहीं है कि मैं किस सेक्टर में काम करूँ। वो नट्स भी बेच रहा है, वो सीएनजी सॉरी एफएमसीजी में भी जाना चाह रहा है, वो एथेनॉल बिजनेस में भी जाना चाह रहा है, वो प्लास्टिक मटेरियल्स भी करना चाह रहा है। तो 600 करोड़ की मार्केट कैप रखने वाली कंपनी इतने सारे बिजनेस सेगमेंट्स में कैसे जा सकता है। एक दूसरा है नेगेटिव कैश फ्लो, इनके पास कोई कैश फ्लो नहीं है। और चौथा है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, अब अगर मैं अपने ओपिनियन पे जाऊँ तो जनरली मुझे ऐसी कंपनियों को अवॉइड करता हूँ। और मैं सभी को यही सलाह दूंगा कि आप भी ऐसी कंपनियों से दूर रहें। लेकिन एक बात और है, अगर ऑपरेटर्स का मूड है कि इसकी वैल्यू 100 रुपीज़ तक पहुंचाने की, तो शायद ये कंपनी ऊपर जाएगी। बट ये एक रिटेलर्स के साथ धोखा होगा और रिटेलर्स फंस जाएंगे। लेकिन इन केस अगर मेरा मन है ऐसी कंपनीज में सट्टा खेलने का और पैसा डालने का, तो मैं उतना ही पैसा डालूंगा जितना मैं उस पैसे को खोने के लिए तैयार रहूं। और जो भी मैंने अभी तक आपके साथ डाटा शेयर किया है, उसमें आपका क्या ओपिनियन है, ये आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे फ्रेंड्स। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आगे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और एक वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू फ्रेंड्स।